जंग जारी है लेकिन जंग खत्म होनी चाहिए। हमले हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इंसानी जानों का जिया हो रहा है, लेकिन जंग जारी है। जंग रुक जानी चाहिए, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि युद्ध तो रुकेगा, प्रश्न है कि कब। दूसरा, अगर युद्ध रुकेगा तो उससे पहले सवाल यह है कि कौन झुकेगा, क्योंकि बिना किसी एक पक्ष के झुके युद्ध रुक नहीं सकता। फिलहाल भले ही यह लग रहा हो कि अमेरिका अपने कदम युद्ध से पीछे हटा रहा है, लेकिन क्या यह एक रणनीति है? अगर रणनीति है तो इसका मतलब साफ है कि युद्ध फिलहाल नहीं रुकेगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर युद्ध रुकेगा तो फिर कौन झुकेगा। इसी पर आज करेंगे चर्चा। आप बने रहें न्यूज 18 के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं विशाल आजम। कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। जिस तरह से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के रिलीज से पहले टीजर लॉन्च होता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी, और उस 12 दिनों की जंग में इस्राइल ने, अमेरिका ने जो ईरान को नुकसान पहुंचाया, और जिस तरह से ईरान ने एक घायल शेर की तरह जबरदस्त हमले किए, और यहां तक कि अमेरिकी बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया, कतर में इस्राइल पर भी अपनी मिसाइलों की धाक जमाई, वो एक टीजर था। अब पूरी फिल्म चल रही है। सवाल यह है कि फिल्म के बीच इंटरवल की बात आखिर कौन कर रहा है, और क्या यह इंटरवल ही है, इंटरवल की बात है, या फिर यह कि क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है और अब यह फिल्म खत्म होगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसके लिए फिल्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, फिल्म लफ्ज का, चूंकि हजारों जाने जा चुकी हैं दोनों तरफ। इस्राइल में भी लोग मारे गए हैं, ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं। जहां अमेरिकी कहते हैं बॉडी बैग्स, कई बॉडी बैग्स अमेरिका वापस हो चुके हैं। दुख है, आंखों में आंसू है, गम है। ईरान का भी नुकसान हुआ है। ईरान को अपने रहबरे आला को खोना पड़ा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपने कदम पीछे अगर हटा रहा है तो उसके पीछे रणनीति क्या है? क्या ईरान को अमेरिका बिल्कुल उनकी शर्तों पर मानकर इस जंग से अलग कर देगा? क्या अमेरिका इस जंग में और ताकत झोंकने के लिए नई रणनीति बना रहा है, या फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप पर इतना दबाव है कि वो किसी भी तरह से इस जंग के जंजाल से पैर खींचना चाहते हैं? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, इस्राइल का स्टेक क्या होगा? क्या वाकई इस्राइल भी चाहता है कि जंग रुक जाए? ऐसे कई सवाल हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ प्रोफेसर अजिताब, फॉरेन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आगा सैयद मुश्तबा, इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुहिबुल हक, फॉरेन एक्सपर्ट, और खासतौर से मिडिल ईस्ट पर काफी गहरी नजर रहती है, आपका भी इस्तकबाल है। ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट बतौर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल अजिताब प्रोफेसर साहब और ब्रिगेडियर धीमान, आप दोनों से मैं मुखातिब हूं। मुझे पहले आप प्रोफेसर अजिताब ये बताएं कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पहले, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि चूंकि अब इसमें बहुत सारी डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान का इसमें नाम चर्चा में आ गया है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इन सब के बीच क्या लग रहा है कि अब ये वॉर रूम से निकलकर क्या डायलॉग के टेबल तक बढ़ने की तैयारी है? थैंक यू विशाल जी। देखिए, यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है, अभी भी बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को ट्रीट किया है, और जिस तरह से मैं वर्ड यूज करूंगा, धोखा दिया है जी। पिछले 2 बार की अगर बात की जाए, आपने मेंशन किया जून में पिछले साल बातचीत के बीच में अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान पे अटैक किया। इस बार भी वैसा ही हुआ। 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, ओमान के मध्यस्थता के बावजूद ये अटैक हुआ, बातचीत के दौर जारी रहने के बावजूद। तो इतना धोखा खा चुका है, इतना डिस्ट्रस्ट है अमेरिका पे ईरान का, होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये नेगोशिएशन की जो बात है, अभी कहना बेमानी होगी।
दूसरी तरफ जो आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तानी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिएटर एंड फैसिलिटेटर। पाकिस्तान अभी मुझे लग रहा है एक मैसेंजर जैसा काम कर रहा है। और याद कीजिए पिछले महीने ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है। मुझे लगता है इस बार भी पाकिस्तान वो गलती करने जा रहा है, हालांकि उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन को पेसिफाई करना, वहां के सिया समुदाय को पेसिफाई करना, क्योंकि अभी फील्ड मार्शल जो मुनीर साहब हैं उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे सिया समुदाय के अगेंस्ट में, उससे वहां का सिया समुदाय गुस्से में था। तो उस अपना इंटरनल जो क्राइसिस है उसको भी बचाना, अमेरिका का भी पिट्ठू बन के रहना, अमेरिका की अभी बहुत जरूरत है पाकिस्तान को। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे आ रहा है एज ए मैसेंजर, एज ए फैसिलिटेटर। बाकी अभी तक कहना मुश्किल है कि ये आगे किस रुख बदलेगा, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है और अमेरिका अपनी चाल से बाज नहीं आने वाला है। ठीक है ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप इस पूरे वॉर के अब लगभग ये वॉर जो है जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, लगभग इसके 1 महीने होने वाले लगभग, क्या आपको लग रहा है कि कहते हैं ना कि बड़ा एक मशहूर कहावत है कि एक बिल में अगर डसा जाए तो उसमें बार बार उंगली नहीं डालते, क्या आपको लगता है कि ईरान के लिए वाकई ये बहुत आसान है कि फिर से अमेरिका में भरोसा करे? और आप क्या देख पा रहे हैं, क्या अमेरिका वाकई, डोनाल्ड ट्रंप वाकई बातचीत करना चाहते हैं, इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर तैयारी के लिए समय चाहिए? देखिए, किसी भी वॉर को आंकलन करने के लिए उसको 2 भागों में बांटना बहुत जरूरी है। पहला भाग है जो स्टेटमेंट्स आती हैं पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जिनको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं, चाहे वो दुश्मन के ऊपर कर रहे हैं या अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा भाग है जो मिलिट्री में काइनेटिक मींस यूज हो रहे हैं, उसमें डेली ब्रीफिंग होती है, आईआरजीसी के प्रवक्ता की भी होती है और 5th फ्लीट के प्रवक्ता की भी होती है। तो इनको जब दोनों को हम स्टडी करें, तो अभी खैर लंबी कहानी में थोड़ा शॉर्ट करूंगा। ओवरऑल क्या हुआ है कि अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 99% मीट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी नेवी तबाह कर दी है, एयरफोर्स तबाह कर दी है, देयर इज अ टोटल डोमिनेंस ऑफ स्काईज, और उनकी जितनी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो सब 11 पोर्ट्स तबाह हो चुके हैं और असला तबाह हो चुका है। उनकी जो मिसाइल पावर है वो मोर और लेस डिस्ट्रॉयड है, देयर इज नथिंग मच लेफ्ट विद देम। दूसरी जो थे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट, रेजीम चेंज करने का, रेजीम चेंज मीन उसका मतलब था कि चेंज रेजीम वुड बी फेवरेबल टू अमेरिका, वो उन्होंने रेजीम चेंज किया है। अब आयतुल्लाह खमानी चले गए हैं, अब दूसरा आ गया है सपोर्टेड बाय आईआरजीसी, जो उनके फेवर में नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा रेडिकलाइज्ड है, वो और ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ईरान के हाथ में, हालांकि वो स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखा रहे थे, उनको देखना चाहिए कितनी देर ये लोग चल सकते हैं, तो उन्होंने उनके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक मुद्दा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज से 23 दिन पहले एक फ्री फॉर ऑल थी, फोनो ऑप्स थे, यानी कि फ्री ऑफ नेविगेशन ऑप्स, फ्री ऑफ नेविगेशन ऑप्स थे, वो आज ईरान के कब्जे में स्ट्रेटेजिक हाथ में आ गया है, जो 23 दिन पहले नहीं था। वो क्यों आया है वो मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद में चलूंगा ये 5 डेज का जो लियन आया। नहीं धीमान साहब, मैं अभी क्यों पे नहीं जाना चाहता धीमान साहब, बिल्कुल मेरा सवाल अभी फिलहाल आपसे अभी भी यही है कि नहीं एक मिनट मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि 2 भाग में बांटना होता है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव और एक होता है कि मिलिट्री को लेकर के किस तरह से बिल्डअप करना है। जो सूत्र बता रहे हैं कि पेंटागन अभी और हजारों ट्रूप्स भेज सकता है, मरीन्स की आमद होने वाली है, बल्कि एन रूट है, यह खबर अभी चर्चा में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका वाकई उसने समय लिया है 5 दिनों का, एक तरह से 5 दिनों का समय दे दिया है ईरान को, या फिर यह कि अपने लिए लिया है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? आई वाज कमिंग टू दैट ओनली, मैं आपको वही बता रहा था कि जो मिलिट्री लड़ाई लड़नी है, जो अमेरिका बोल रहा है कि हम इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? पहले उसकी ज्योग्राफी देखिए, उसके अंदर खरग आइलैंड है, मस्तांग आइलैंड है, केशाब आइलैंड है, लाकरा आइलैंड है, तुम आइलैंड्स हैं। अगर इनको सारों को कैप्चर कर भी लिया जाए, क्योंकि इस वक्त 9000 स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं वो आ रहे हैं और 2500 मरीन कमांडो पहुंच गए हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड जो रखना है वो उस पर नॉर्मल कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं उतरेंगी, स्पेशल फोर्सेस उतरेंगी, इन आइलैंड्स को कैप्चर करेंगी। तो मैं कह रहा हूं अगर वो कैप्चर कर भी लेते हैं और अमेरिका जो है शिप्स को नेवल एस्कॉर्ट भी देता है,
और उस पर से एयर एस्कॉर्ट भी देता है, तो उनकी जो टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, मान लो वो 100 की है हाइपोथेटिकली, तो वो 101 मिसाइल जो आएगी, वो मिसाइल खत्म हो चुकी है, रॉकेट आएगा, क्योंकि ईरान के पास रॉकेट प्रोग्राम भी चल रहा था, स्पेस का प्रोग्राम चल रहा था, तो इसलिए आपने देखा उसने टिगो गार्सिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जो रॉकेट नॉट मिसाइल। तो वो फर्क है दोनों का। तो एक ना एक मिसाइल तो इस ऑयल टैंकर को हिट करेगी, और अगर ऑयल टैंकर हिट हो जाता है तो उसकी जो आग है वो चलेगी, महीनों चलेगी। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो नीचे है वो बहुत ही शैलो है, तो ये टोटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से ईरान को ये समझ में आ गई है कि इस वक्त उनके हाथ में ये एक स्ट्रेटेजिक है। अब इसलिए ट्रम्प चाहते हैं किसी तरीके से जो इकोनॉमिक इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर संकट आ रहा है उसको बचाया जाए, क्योंकि दुनिया उनके अगेंस्ट हो रखी है तो कि देखिए आप हमें बचाइए। 20 कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इसी पे दी है, वो भी अपने अपने शिप, वैसे बोल रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, पर फिर अपने शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन क्यों भेज रहे हैं गल्फ के अंदर, तो सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बात है। और दूसरा उनका जो दिमाग साहब क्या ये ना माना जाए कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि अमेरिका की शर्तों पर बातचीत और ये जंग बंद हो, ना कि ईरान की शर्तों पर? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की शर्तें जो परस्पर विरोधी हैं वो जरूर वही बात है, परंतु आप क्या करेंगे, ये 5 दिन का जो टाइम दिया है शायद ये एक्सटेंड भी करेंगे। एक बार मैं कहीं पे रिपोर्ट आई है कि शायद 1 महीने का वो कर दें, परंतु पॉइंट ये है कि ये जो समय है उसको वो यूटिलाइज करेंगे अपनी फोर्सेस को बिल्डअप करने के लिए, अपनी रिकॉनेसेंस को और पुख्ता करने के लिए, और जो ईरान के जो जितने भी रॉकेट या मिसाइल साइट्स हैं उनको सैटेलाइट से मैप कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी उन्होंने क्या धमकी दी थी ईरान का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो $10 बिलियन का है, उससे पूरा का पूरा ईरान जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसलिए ये एक किस्म का जो पैंतरा है कि ईरान को लाया जाए, और ईरान भी तैयार है। ईरान ने स्टेटमेंट दी थी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो है, पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी होनी चाहिए। दैट मीन्स आप सैंक्शन हटाइए और हमें ट्रेड करने दीजिए, तब हम आपको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो दोनों तरफ से जो मेलो डाउन हो रहा है, ऑफ रैम्प ढूंढा जा रहा है, किसी तरीके से ऑफ रैम्प मिले और दोनों की फेस सेविंग हो, जैसे क्यूबा क्राइसिस में हुआ था 1962 में। तो इसलिए, और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर ट्रम्प जो है इसके ऊपर करेंगे। परंतु ये जो रेसिपी है जो बूट्स ऑन ग्राउंड की या ग्राउंड ऑफेंसिव की, दिस इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मैं कह रहा हूं मानवता के लिए एक बहुत बड़ी एक त्राही का बात होगा अगर वहां तक बात पहुंचती है तो। प्रोफेसर जीता, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दो पक्ष यहां पर सामने आ रहे हैं, दो तरह की बात सामने। जैसा मैंने पहले बताया, आपने भी कहा कि ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अमेरिका पर, बल्कि यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करे। तो फिर क्या माना जाए? ईरान अगर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ईरान तो ये समझ के चल रहा है कि कोई जंग बंदी नहीं होने जा रही है। इससे पहले ईरान के जो लीडर्स हैं उनका ये बयान आ रहा था कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते, हम युद्ध का खात्मा चाहते हैं, हम बार बार की युद्ध नहीं चाहते कि आज हम युद्ध विराम कर ले और फिर जो दुश्मन है वो तैयारी कर ले और फिर हम पर हमलावर हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी रीडिंग क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई अब उनके ऊपर दबाव इतना है मार्केट का या हॉर्मुज को लेकर के अलग अलग देशों का कि वो जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि उनकी प्रवृत्ति रही है, जो उनका अपना स्टैंड रहा है, वो इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे भले ही दुनिया उन्हें धोखेबाज कहे? देखिए विशाल जी, यहाँ पे 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि निश्चित रूप से ट्रंप ने ओवर कॉन्फिडेंस में और अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, इस वजह से वो फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखा जाए तो ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, ईरान को भी अपने खास करके पड़ोसियों का, क्योंकि अमेरिका पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तो जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस आई है, जो पेट्रो प्रोडक्ट्स की क्राइसिस आई है, दूसरा इससे जो आर्थिक मंदी का दौर चलने की बात हो रही है, दुनिया परेशान है। और खास करके जो अरब गल्फ के देश हैं उनकी इकोनॉमी पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, उनके हर सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ा है। तो निश्चित रूप से ट्रंप यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन उनकी अपनी हठधर्मिता है, वो अपने आप को इतिहास पुरुष देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनके अपने एम्स ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए वो पीछे हटता हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम जीते हुए हैं जी। ईरान को भी थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता जो है वो भी परेशानी में है। ईरान की बहुत क्षति हुई है, और अगर जनता वहां की
जो काफी शिक्षित है। आप ये माइंड कीजिए, ईरान बहुत ही शिक्षित देश है, बहुत ही प्रबुद्ध देश रहा है, उसकी अपनी एक इतिहास रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि जो हार्डलाइनर्स हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे ईरान की तरफ से हैं, दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और इसका खामियाजा वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भुगतना पड़ रहा है। अजिताभ, प्रोफेसर अजिताभ, एक और सवाल आपसे। अब जो अरब देश हैं उनमें से कुछ कुछ ऐसे सुर सुनाई दे रहे हैं कि जो वो आवाज उठा रहे हैं, एक तरह से देखा तो वो आवाज उठा रहे हैं कि हम पर हमला हो रहा है, हमारे संप्रभुता पर हमला हो रहा है, वी रिजर्व द राइट टू अटैक एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, या सेफगार्ड अस। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि जॉर्डन जो है ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जो अमेरिका और इजराइल कोशिश, उस पर वो अब भागीदार हो गया है। तो क्या जैसे जैसे वक्त बीतेगा मिडिल ईस्ट के ये सारे देश, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो या फिर दूसरे, वो कहीं ना कहीं यूएस और इस्राइल का साथ देते नजर आएंगे, ऐसी संभावना बन रही है? देखिए, अपने आप अभी सारे ये जीसीसी के या जो जॉर्डन की आपने बात की, सारे डिफेंसिव मोड में हैं। वो नहीं चाहते ईरान से डायरेक्ट पंगा लेना। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके लिए हित में ये है भी नहीं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि अगर इसका ईरान का कंटिन्यू रहा इस तरह से, और खास करके सिविलियन एरियाज पे, अभी तक ईरान ये कहता रहा है कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट वाले एरिया हैं, अमेरिका के बेसेस हैं, उस पे अटैक हो रहा है। बट ऑफ लेट ये देखा गया है, कतर में आप रास लफान के इंडस्ट्रियल एरिया में जो अटैक हुआ, या यूएई के बहुत सारे ऐसे इलाकों में उसके फाइनेंशियल सेंटर पे अटैक हुआ, सिविलियन एरिया पे अटैक से वहां की जनता, वहां की आवाम ईरान के अगेंस्ट में जा रही है। ईरान के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सिविलियन एरिया अगर अफेक्टेड होते हैं, सिविलियंस अफेक्टेड होते हैं, तो नेचुरली वहां की सरकारों को सोचना पड़ेगा। इसलिए उनके पास समय कम है, हालांकि उनके ऑप्शंस भी बहुत कम है। उनके पास बार्गेन करने के लिए एक हॉर्मुज ही बहुत बड़ा हथियार है। जब तक वो हॉर्मुज को सीज करके, हाईजैक करके रखेंगे, वो शायद निगोशिएशन में थोड़ा सा उनको बढ़त मिल सकती है। अदरवाइज उनके लिए बहुत लिमिटेड है। उनकी नेवी खत्म है, उनकी एयरफोर्स खत्म है। आईआरजीसी जो फोर्स ऑन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, अमेरिका शायद उसकी भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ ईरान के और अंदरूनी हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आपको बता दें एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आगा सैयद मुज्तबा, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मुज्तबा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है इस चर्चा में। ईरान के हालात कैसे हैं, और जो अभी हालात बन रहे हैं, ईरान से बातचीत चल रही है, अमेरिका ये दावा कर रहा है। ईरान के जो तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट वो ये है कि अमेरिका इस जंग में अपनी हार को बातचीत का नाम दे रहा है, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे आप देख रहे हैं, क्या वाकई बातचीत चल रही है या बातचीत की आड़ में एक नए घात की तैयारी चल रही है? देखिए, आपका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूं मुझे बुलाने के लिए। हालात जिस तरह से सबको पता है कि जंग जब कहीं पे होती है तो जंग तो तबाही लाती है, लेकिन जिस तरह से जो साबित कदमी का मुजाहरा जो ईरान ने किया वो बड़ी मिसाली है। देखिए, ये तो एक सच्ची बात है, मुकाबले में जो है एक दुनिया का सुपर पावर है, उसकी सुपरमेसी हर लिहाज से जो है वो तो दुनिया में बिल्कुल उसका ढंढोरा पीटा जाता है। लेकिन आप देखिए, जो सबसे बड़ी ताकत ईरान की मैं समझता हूँ, वो ईरान के मिसाइल नहीं है, वो ईरान की अवाम है, जो बिल्कुल साबित कदमी के साथ इस जंग की शुरू होते ही अपने हुकूमत के साथ, अपनी क़यादत के साथ खड़ी रही और इस ऑपरेशन के खिलाफ वो एकजुट। हम रोज देखते हैं, अब इतने दिनों 3 हफ्ते गुजर गए, हर शाम को हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में जो है लोग सड़कों पे निकलते हैं। और इन हालातों में जब पता नहीं है कि कब इसराइल बम बरसाए, कब अमेरिका जो है बम बरसाए, इसमें अवाम जो है अपनी जो है साबित कदमी का पुरजोर मुजाहरा करती है। और शायद ये चीज़ दुनिया की नज़रों में आता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की मीडिया का तवज्जो इस ओर नहीं है। देखिए, जंग का फैसला लोग कर सकते हैं, जिस क़यादत के पीछे इस तरह से लोग खड़े हों, कतई तौर उनकी कामयाबी मैं समझता हूँ इखलाकी तौर तो पहली हुई है। दूसरा, जैसा आपका सवाल है कि जो ये मुज़ाकरात के हवाले से, देखिए, अगर आप देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो पहले दिन से ही डिक्लेयर किया कि हम जीत चुके हैं।
तो लेकिन अब किस तरह से अब क्रोनोलॉजी जो इसकी पहले से हम देख रहे हैं, तो किसी दिन कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, उनकी नेवी खत्म है, उनकी एयरफोर्स खत्म है, उनकी जो तमाम जो मिलिट्री एसेट्स है वो खत्म है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि 80 वेव्स तक जो है उन्होंने जो बैराज जो है अमेरिकन इंस्टॉलेशन हो या इसराइल पे है उन पे बरसाए हैं और पूरी तरह वो जो अपना दिफा कर रहे हैं। और सब तजिया निगार जो दुनिया भर के हैं वो यही बात आज कह रहे हैं कि जो इंटरसेप्शन का जो सलाहियत इसराइल और अमेरिका में थी वो बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है। तो जंगी स्ट्रेटेजिकली भी हम अगर देखें, जो क्लस्टर बम का आप देखिए जो टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे उन्होंने एक क्लस्टर बम के लिए जो है पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उन्होंने वो एग्जॉस्ट किया, उन्होंने वो खोए। उसके साथ साथ जब स्टेल्थ ये F-35 की बात हुई तो उसको राडार पकड़ नहीं सकता है, उन्होंने इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके उसकी हीट वेव से उसको पकड़कर उसका हिट कर दिया। तो लिहाजा यहाँ पे साबित ये होता है अवाम का भी साथ है और मिलिटरीली जो ईरान इस जंग में अब मुजाहिरा कर रहा है वो भी बहुत मुतासिर कुनंदा है। ईरान का नुकसान भी हो रहा है, आगा मुस्तफा साहब एक सवाल, ईरान का नुकसान भी हो रहा है, तो ऐसे में ईरान आखिर ये जंग कब तक लड़ सकता है? देखिए, नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बुनियादी बात जो हमें समझनी चाहिए, ईरान पे ये जंग थोपा गया। ईरान तो मुज़ाकरात में था, जेनेवा में जो है ओमान सालिसी कर रहा था, तो अमेरिका से इनडायरेक्ट नेगोशिएशन चल रही थी। तो उन्होंने कहा भी था, आप देखिए दुनिया भर से ये बयानात आए, हत्ता कि ब्रिटेन ने भी एक्सेप्ट किया कि न्यूक्लियर मामले में जो ईरान ने बहुत ज्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और बहुत पॉजिटिव जो हम इस नेगोशिएशन के हवाले से थे कि एक हल इस चीज का निकल जाए। लेकिन ईरान पे तो ये जंग थोपी गई और ईरान की जो अखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से और यूएन चार्टर के 51 आर्टिकल के लिहाज से पूरा वो इख्तियार है वो अपना दिफा करे। और दिफाई सूरत में जब उस पर बंग बरसाए जाते हैं तो उसके रिटेलिएशन में जो लेजिटिमेट टारगेट्स उसके हैं वो तो हिट कर रहा है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, हथियार उत्पादन 4 गुना बढ़ाने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए, जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, हथियार उत्पादन 4 गुना बढ़ाने की तैयारी। पेंटागन ने हथियार उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाएगा अमेरिका। तो एक तरफ जंग जारी है, जंग जारी होने के साथ साथ जंग खत्म हो उसको लेकर के डायलॉग का नैरेटिव भी चल रहा है। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, हथियार उत्पादन 4 गुना बढ़ाने की तैयारी। पेंटागन ने हथियार उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाएगा अमेरिका। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान पर अमेरिका की 15 सूत्री शर्तें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर, ईरान पर अमेरिका की 15 सूत्री शर्तें सामने आई हैं। ईरान पर न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने की शर्त है, जो सबसे बड़ी और अहम शर्त है। ईरान पर यह शर्त है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान हासिल नहीं करेगा, यह शर्त है। एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका के नियंत्रण की शर्त है। संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका या IAEA को सौंपने की शर्त। प्रमुख परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करने की शर्त। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और लंबी दूरी के हथियारों के विकास पर सख्त सीमा तय करने की शर्त, यानी लिमिटेड होनी चाहिए। इसराइल के अस्तित्व को मान्यता देने की शर्त। ये बहुत बड़ी शर्तें हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हौसी को, जिन्हें हौसी को ही हूती कहा जाता है, असल वो अरबी लफ्ज हौसी है, तो हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को सपोर्ट बंद करने की शर्त। हॉर्मुज स्ट्रेट को मुक्त समुद्री क्षेत्र घोषित करने की शर्त। ये तमाम शर्तें सुनने में, पढ़ने में ऐसा ही लगता है कि शायद ये शर्तें ईरान को कबूल हो, ऐसी गुंजाइश कम दिखती है। फिलहाल आपको खबर दे रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका की 15 सूत्री शर्तें सामने आई हैं। ईरान पर न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने की शर्त है। एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका के नियंत्रण की शर्त है। संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका या IAEA को सौंपने की शर्त है। प्रमुख परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करने की शर्त है। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और लंबी दूरी के हथियारों के विकास पर सख्त सीमा तय करना होगा। इसराइल के अस्तित्व को मान्यता देना होगा। हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों को सपोर्ट बंद करने की शर्त रखी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को मुक्त समुद्री क्षेत्र घोषित करने की शर्त शामिल है। अब हम सीधे चलते हैं
बातचीत पर और चर्चा पर, जिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और मैं सीधे पहले आगा मुज्तबा साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि ये जो दो बड़ी खबरें इस वक्त हमने दी हैं, अपने दर्शकों से शेयर की हैं, आपको क्या लग रहा है आगा मुज्तबा साहब, ये शर्तें काबिल कबूल होंगी ईरान के लिए? देखिए, जैसे पहली शर्त आपने कहा ये न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी के हवाले से, देखिए ये तो JCPOA जब 2015 में हुआ उसमें तो ये माना ईरान ने कि हम कभी भी जो है न्यूक्लियाई हथियार बनाने की दौड़ में नहीं है। और इसके साथ साथ जो है शहीद सुप्रीम लीडर हैं, उनका बाज़ाब्ता फतवा था, उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाना हराम करार दिया था। ये तो स्टैंडर्ड रहा ही है पहले से ही ईरान का कि हम किसी भी सूरत में जो है न्यूक्लियर बम बनाना नहीं चाहते हैं। हम न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ सिविल कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये NPT के सिग्नेटरी भी है, वो हक भी इनको मिलता है। और IAEA बाज़ाबिता इनके इंस्पेक्टर जो है हमेशा जो है ईरान की इंस्पेक्शन के लिए गए हैं और अपनी रिपोर्ट्स जो है उन्होंने बार बार मंजर आम पे दी हैं। तो आज तक कब इसराइल ने IAEA को एक्सेस दी है अपनी न्यूक्लियाई जो है साइट्स को विजिट करने का? दूसरी उसके साथ जो ये शर्तें जिस लिहाज से, जैसे आपने खुद कहा कि इसराइल को मान्यता देना, देखिए ईरान का ये बिल्कुल बुनियादी मौक़िफ़ है, ये ज़मीन जो है ये फ़लस्तीनियों की है। ये सरजमीन जो है इसको गस्ब किया गया, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। इसराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसकी कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है। ये 48 में ये जबरन ये रिजीम मतलब जो है ईरान इसे नहीं मानेगा। ये जमीन जिनकी है नहीं कती, तो ये तो बिल्कुल हर किसी कानून के जवाज के बिल्कुल ये खिलाफ है। ठीक है, मैं इसी बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। मोहिबुल हक हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर मोहिबुल हक, मिडल ईस्ट मामलों के जानकार। मोहिबुल हक साहब, आपने शर्तें सुननी, हालांकि मैं जो आज उन्वान है इस चर्चा का वो यही है कि युद्ध रुकेगा, कौन झुकेगा, क्वेश्चन मार्क। तो मैं अब आपके पास सीधे आता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये जानना चाहिए कि ये जो जंग है बेसिकली ये ईरान पे इम्पोज की गई है। ठीक है, यानी अमेरिका की अगर आप पूरी तारीख देखें 1945 से लेकर के अभी तक, या इजराइल की पूरी तारीख देखें, तो जंग ईरान पे इम्पोज की गई है। ईरान ने जंग को इनवाइट नहीं किया है, उसके ऊपर इम्पोज की गई है जी। नंबर 2, एक बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कौन झुकेगा और तब जंग रुकेगी। सबसे पहली बात ये है कि ये ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान अगर झुकेगा तो ईरान को खत्म हो जाना पड़ेगा। यानी ईरान का ट्राइफर्केशन का जो प्रोग्राम है, ईरान की 10 करोड़ तकरीबन जो आबादी है उसको 3-4 हिस्सों में जो बांटने का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि ईरान न सिर्फ ये एक नजरियाती ममलिकत है, नजरियाती रियासत है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है, बल्कि 1979 से लेकर के आज तक अमरीकी इस्तेमारियत और इसराइली जारहियत के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ है। तो ऐसी हालत में मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क है जिसको किसी भी सूरत में ना ही इसराइल और ना ही अमेरिका बर्दाश्त करता है। ठीक है। तीसरी अहम बात यह है जो आपने अभी बताई कि 4 गुना अमेरिका में असलाहजात की जो पैदावार है उसको बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिकन इकोनॉमी की जब भी कंडीशन खराब होती है, उसमें एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आर्म्स इंडस्ट्री है, जो कभी भी कोई सेटबैक नहीं शो करती है, यानी हमेशा वो फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री रहती है। तो जाहिर सी बात है ये जो वार की पूरी सिचुएशन या वॉर लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया में पैदा करके अमेरिका के अंदर जो आर्म्स लॉबी है, खास करके जो ट्रंप के साथ सॉलिडली खड़ी हुई है जी, वो इसका फायदा उठा करके आप देखें कि 4 गुना अगर उसकी पैदावार बढ़ा दी गई है तो पूरी दुनिया को होशियार हो जाना चाहिए। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि ईरान सिर्फ अपनी बका और अपनी सालमियत की जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो तमाम ममालिक जो कमजोर हैं, जो वीक हैं, या जिनके रिसोर्सेज पे अमेरिका की नजर है, इसराइल की नजर है। अब अगर ईरान कामयाब होता है, मोहिब साहब, ये बात खाड़ी के देशों को समझ में क्या आ रही है क्या? खाड़ी के देशों से ज्यादा खाड़ी के जो देश जिसकी आप खलीजी ममालिक हैं, वो देखिए शेखडम्स हैं, वो आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं है, वो पॉपुलर रिजीम्स नहीं है। उन्हें अपनी हुकूमत बचाने का ज्यादा यानी मसला रहता है, उनके लिए रियासत को या आवाम के इंटरेस्ट का ज्यादा मसला नहीं रहता। बात यह है कि ईरान अगर रेजिस्ट कर पाता है तो क्यूबा भी बचता है। ईरान अगर नाकाम होता है, ईरान अगर कहीं भी फेल होता है, तो अगला नंबर क्यूबा का है और उसके बाद से पता नहीं किन किन ममालिक का नंबर आएगा। तो मैं ये समझता हूँ ग्लोबल साउथ के जितने ममालिक हैं उनके लिए यह मौका है कि अपने मौकिफ में बहुत क्लियर हो जाए, और जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, जो पैक्स अमेरिकाना का पूरा ख्वाब है पूरी दुनिया में
अमेरिका जो अपनी बालादस्ती नहीं बल्कि जिसे कहा जाए गुंडागर्दी कायम करना, यानी जिस तरह से आप देखिए कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अब्डक्ट किया गया, वो तो गुंडागर्दी है ना कि एक सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट को अब्डक्ट करके ले ठीक है जाया मोएब जाए। साहब, उसे दुनिया तो ने मैं ये देखा। मेरा समझता हूं- सवाल अब आपसे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5 दिनों की मोहलत दी है उसके पीछे क्या आप देखते हैं, क्या चीज कार फरमा उसके पीछे? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को हम ना भी करें तो डोनाल्ड ट्रंप क्या ये चाहते हैं कि वक्त बाय करना चाह रहे हैं वो? देखिए, बात यह है कि इसराइल और अमेरिका को भी वक्त चाहिए, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से लड़ाई की है और जिस तरह से एग्जॉस्ट किया है उनके रिसोर्सेस को, जारे ममालिक के जो रिसोर्स है इनको एग्जॉस्ट किया, बल्कि वो टाइम बाई कर रहे हैं, दोबारा हमले की तैयारी है। और ये याद रखिए कि वो जो अपना हदफ तय कर चुके हैं, खास करके इसराइल ने जो हदफ तय किया है उससे बहुत आसानी से वो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्हें अंदाजा ये नहीं था कि ईरान इस तरह से रेजिस्ट कर पाएगा। आपने देखा कि पहले बात हुई थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की या यूरेनियम एनरिचमेंट की, अब वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी सामने ला रहे हैं। बिल्कुल। यानी ईरान के जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो सिर्फ उस रेंज का होना चाहिए कि पड़ोसी ममालिक में 2-4 जगह मिसाइल मार पाए, इजराइल तक उसकी पहुंच ना हो। यानी ये अमेरिका और इसराइल की साजिश ये है, इस हमले के जरिए वो ये अचीव करना चाहते हैं कि अपने मुखालिफिन को डिसआर्म करना चाहते हैं। ठीक है, डिसआर्म करके जिस तरह से बिल्कुल फलस्तीन को वैसे करना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं फिर आपके साथ प्रोफेसर अजिताभ, आपको मैंने अभी जो ब्रेकिंग न्यूज दी है, जो शर्तें गिनाई हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अमेरिका की तरफ से जो प्रपोज्ड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या आपको लग रहा है कि ईरान उसे जो है वो कबूल कर लेगा और बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी और ये जंग खत्म हो जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जो 15 शर्तें रखी है अमेरिका ने, वो पूरी तरह से ईरान की सॉवरेंटी के, ईरान के इंडिपेंडेंस के, ईरान की पॉलिसीज के खिलाफ है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कुछ शर्तें जो अमेरिका को रखी हैं, जो अभी पूरी तरह से जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो भी अमेरिका के लिए शायद ही मान्य हो। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई बीच का रास्ता, जब तक डायलॉग डिप्लोमेसी की बात नहीं आगे बढ़ेगी तब तक ये तो दिखना मुश्किल लग रहा है। और 1 महीने की सीज फायर हो चाहे वो 6 महीने की हो, मुझे नहीं लग रहा है कि ये शर्तें मानेंगे। हाँ, कुछ शर्तों पे, जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि 2015 में भी ईरान ने अपने इनरिच्ड यूरेनियम को रूस को दिया था रखने के लिए, और इस बार भी जैसी खबरें आई हैं कि ओमान के मध्यस्थता के थ्रू ये चीज रूस ने ऑफर किया था। रूस के राष्ट्रपति की जब बात हुई थी ट्रंप से, उसमें भी ये उठा था और रूस ने ऑफर किया कि हम इनरिच्ड यूरेनियम को लेके रखेंगे, हम उसकी गारंटी देंगे। बट अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं रहा। कुछ मामलों पे ईरान झुका भी था, ईरान कंप्रोमाइज की स्थिति में था, लेकिन ट्रंप के जो हट हैं उसकी वजह से। दूसरी तरफ आप देखिए, ट्रंप की लोकप्रियता उनके देश में भी गिर रही है। उनके खुद के मंत्री हैं, उनके खुद के इंटेलिजेंस के, वो लोग भी कह रहे हैं कि वार नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो अड़े हुए हैं। और मुझे एक रिपोर्ट, मुझे लगता है कि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मेडिस मामलों के जानकार। मुझे लगता है वो इस बारे में क्लियर करेंगे। डॉक्टर जाकिर, आपका इस्तकबाल करते हुए प्रोफेसर अजिताभ से पहले एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूं जाकिर साहब। प्रोफेसर अजिताभ, भारत में पिछले 2 दिनों से कुछ इसको लेकर के हलचल बढ़ गई है। कल खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की, उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक भी जो है वो हुई। तो सवाल अब यह है कि आपको क्या लग रहा है, बातचीत में क्या हुआ होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से क्या चाहा होगा, क्या कहा होगा? और क्या इस जंग के, यानी कि जो 5 दिनों का जो गैप है, या ये कहा जा रहा है कि 5 दिनों का आपने समय दे दिया अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें, तो इन 5 दिनों में अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है? भारत को आप कैसे देख रहे हैं इसमें? अजिताभ, प्रोफेसर अजिताभ। अमेरिका तो देखिए, अमेरिका टाइम बाइंग लगा हुआ है और कुछ प्रेशर टैक्टिक्स की वजह से इस तरह के अमेरिका ईरान पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कल जो उन्होंने कॉल किया, इट्स वाज जस्ट लाइक अ कर्टेसी कॉल। चूंकि उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान को यूज करने की बात कही है, मेडिएट करने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का लगभग 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान से, और बीइंग दी इस्लामिक कंट्रीज दोनों, तो वो चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान को बढ़ा के और ये बातचीत का रास्ता जो निकाले। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने के पीछे इनको ऑन बोर्ड लेना, इनको कन्विंस करना, इनको बताना, इट वाज जस्ट अ कर्टसी कॉल।
और इसका बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जरूर उनको जो क्राइसिस है, जिससे आम लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, इस पे जोर दिया होगा और जल्दी से जल्दी इसको डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करने की बात की होगी। ठीक है डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आऊंगा। पहला सवाल यही है डॉक्टर जाकिर, बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम अगर पीछे हटाए हैं और ये कहा है कि अभी हम हमले नहीं करेंगे, 5 दिनों का समय देते हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर युद्ध रुकेगा तो कौन झुकेगा? डॉक्टर जाकिर। नहीं, ये मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं कि ट्रंप ने 5 दिन में जो है अपनी चीजें वापस कर ली हैं। वो अटैक करेगा, वो इजराइल के पीछे रहेगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं तो इजराइल ये वार कंटिन्यू करेगा। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा कि इजराइल कैसे करेगा, क्या करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जो उनकी कंट्री में है ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो उनकी इलेक्शन की फंडिंग की है, ये डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के रखी है। तो ये वार नहीं रुकेगी। और हमने ये भी देखा है कि लास्ट मोमेंट तक जो है अटैक करता रहा इजराइल। सीज फायर भी हो गया गाजा में, तब पर भी करता रहा। हाँ, मैं थोड़ा से आशावान हो सकता हूँ कि जो टॉक चल रही है, दोनों तरफ के लोग अपनी हार्ड शर्तें रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक निगोशिएशन हो सकता है। लेकिन ईरान के मसले फिर वहीं रहेंगे। ईरान के 3 मसले बड़े थे, उन्होंने पहले ही राउंड में ये अपनी सीज फायर की बातें कह दी थी। नंबर 1, इमीडिएट वार रुके दोनों तरफ से, जबकि इजराइल अभी भी मार रहा है और ईरान उसका जवाब दे रहा है खुल के, वार नहीं रुक रही है। सेकंड जो है, कोई ऐसा आदमी आए जो ट्रंप के ऊपर लगाम लगाए कि अब वार, हम बीच में निगोशिएशन के बीच में वार नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो ट्रंप के ऊपर जो है इस तरीके की बाजी लगा सकता है, इस तरीके की बिल्डिंग कर सकता है। ट्रंप जो है एक अलग तरीके के प्राणी हैं, जो कि मैं उन्हें मानता हूं कि न्यू वारफेयर, जो मॉडर्न वारफेयर है, उसमें जो है कमिटमेंट, प्रोमिसेस, वादे कुछ नहीं है। और क्योंकि मतलब सिर्फ एम्बिग्विटी है, कहो कुछ करो कुछ, अपने मकसद को पूरा करना, चाहे इसके लिए हमें बच्चों को कत्ल करना हो, चाहे सिविलियन को मारना हो, चाहे पानी के टैंक को मारना हो, कुछ भी कर देते हैं। ये किया इन लोगों ने। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, ईरान ने कहा कि हमारा वॉर कॉम्पनसेशन होना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट होना चाहिए। वॉर कॉम्पनसेशन में ईरान ने बहुत ही सक्सेसफुली कहा कि हम हुर्मुज पे जो है ट्रांजिट फी लगाएंगे। ये टैक्स जो है कोई नई चीज नहीं है, लगभग 5-6 जो है इस तरीके के रूट्स हैं वर्ल्ड में, जैसे बोस्फोरस है। जी, जाकिर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट इसको पूरा कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, पूरा कर। हाँ, तो जो एस्टिमेट लगाया गया है, ईरान ने लगाया है, साल भर में वो $100 बिलियन, 100 अरब का जो टैक्स जो है कलेक्ट करेगा, और 100 अरब जो है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया, वाटर एरिया ईरान के जो है एरिया में आता है, ये इस पे होगा। अब दूसरा, रात में फिर जो है मुश्तबा खामनेई साहब ने 2 चीजें और जोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डिटरेंस भी हम करेंगे। तो अब यहां पर एक बात ये नजर आ रही थी कि ट्रंप कहीं और जा रहे हैं, इजराइल कहीं और जा रहा है। तो इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि बहुत से वेस्टर्न एनालिस्ट ने कहा है कि 1 से लेकर 12-15 तक करेगा, क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो उसको निपटने के लिए ईरान ने कह दिया कि हम बिल्कुल तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री एग्रीमेंट चाइना और रशिया से करेंगे। तो ईरान जो है सर्टेन नहीं है, हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ग्राउंड पे फेस कर रहा है। ईरान अनसर्टेन है अबाउट ट्रंप एंड इजराइल, क्योंकि इजराइल का मकसद नहीं चेंज हुआ। ईरान का नैरेटिव, ट्रंप का नैरेटिव बदलता रहा। जी, मैं आपकी बात से ही ये सवाल उठा रहा हूं, जो आपने कहा कि जो 2 अहम चीजें शर्त रखी हैं, मुश्तबा खामनेई की तरफ से रखी गई हैं, क्या उससे ये शर्तें टकराती हैं? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले बताया अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों को, कि 15 सूत्री शर्तें अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं। जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है, उनमें पहला है ईरान पर न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने की शर्त, एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका के नियंत्रण की शर्त, संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका या IAEA को सौंपना होगा, प्रमुख परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करने की शर्त, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और लंबी दूरी के हथियारों के विकास पर सख्त सीमा तय करने की शर्त, इस्राएल के अस्तित्व को मान्यता देने की शर्त, हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों को सपोर्ट बंद करने की शर्त। ये अहम शर्तें हैं। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को मुक्त समुद्री क्षेत्र घोषित करने की शर्त। अब आपसे मेरा सवाल है, जो बातें आप कह रहे हैं कि जो मुर्तजा खामनेई चाहते हैं, क्या वो इन शर्तों से टकरा रही हैं?
गुंजाइश लग रही है कि ये दोनों देखिए, साथ साथ आगे बढ़ सकती हैं? आप देखिए 15 जो शर्तें हैं उसमें ईरान के पास बचता ही क्या है? वो तो एक कॉलोनी बन जाएगा, फिर आके इनके तेल को कब्जा करेंगे, कंट्री को डिवाइड कर देंगे, खुद को दे देंगे, खुद को बहुत दिन से प्रॉमिस कर रहे हैं तुमको लैंड देंगे, वहां दे देंगे, फिर आके बलूचिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, ईरान को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब बचता ही क्या उसके पास है? उसके कौन से बहुत बड़ी ताकत थोड़ी ईरान है, लेकिन जिस फील्ड में उसने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है मिसाइल पर, और जहां तक यूरेनियम इनरिच यूरेनियम की है, तो अगर हम जो है ओमान के जो मेडिएट कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था सब कुछ तय हो गया था, ईरान सब पे तैयार हो गया था, इसराइल ने अटैक कर दिया, अटैक हो गया ड्यूरिंग दिस निगोशिएशन अचानक दूसरे दिन। तो ये लड़ाई इसराइल की है, अमेरिका की नहीं है। अब ट्रम्प किस वजह से वहां फंसे हुए हैं ये देखने की बात है, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है 20% हो गई। और ट्रम्प को परेशानी ये है कि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होगा, उसके पहले ही कुछ ऐसा कर दूं कि ताकि ये सब खत्म हो जाए, मेरे ऊपर ठिकरा ना हो। एक तो तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने ये ऑफर दिया जब ये सब बात हो रही थी लड़ाई के पहले ही, कि हम इनरिच यूरेनियम किसी को नहीं देंगे, लेकिन उसको डाइल्यूट कर देंगे, उसमें जो है इम्प्योरिटीज डाल देंगे, ताकि वो बॉम्ब बनाने के उसमें जो 70% 60% किया था वो आके फिर 20% या 5% जितना भी हो जाएगा। तो ईरान जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरीके से जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं भी दोनों में एक तरीके से मुआवजा नहीं हो रहा, ना एक दूसरे की मीटिंग हो रही है। लेकिन अब ये देखते हैं कि होता क्या। नंबर 1 जो ये मीटिंग हो रही है, इस पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जो मेरे जहन में बात है, एक सिनेरियो, ये अरब कंट्रीज और प्लस पाकिस्तान लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि अगर ईरान ये बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा? क्या ये अरब कंट्रीज और पाकिस्तान मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे? क्या होगा ये? उसको तोड़ने के लिए ईरान ने कह दिया कि एक मुस्लिम नेटो का एक जो सिक्योरिटी अलायंस बना लो। तो ये एक बहुत ही बड़े जाल में फंसा रहे हैं ट्रम्प की, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, अब ये वार दो तुम लोग के ऊपर है। एक खबर तो अभी आ गई जाकिर साहब कि जॉर्डन जो है वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इसराइल और यूएस का साथ अब दे रहा है, ईरानी मिसाइल को पहले तो ये सब तो देखिए, ये सब तो 13 जो बेसिस हैं जो ईरान ने इनकी जो है चीखें निकाल दी, चीख भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये डीप डम एंड ब्लाइंड हो गए हैं। इनका सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया गया है। ठीक है। और इजराइल के ऊपर जिस तरीके से फ्री फॉल डेमोना पे जो इन्होंने अटैक किया है ईरान ने, वो समझ में नहीं आ रहा है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में जो इसको कह रहे थे कि द सेफेस्ट लैंड ऑन दी अर्थ, उसको जब उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो कुछ बचा नहीं है, इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। वो डिमोना भी और अराद में भी जो हमले हुए हैं, और जी बिल्कुल टाइम परचेस कर रहे हैं, और प्लस ऐसे स्टेटमेंट देके एनर्जी क्राइसिस तो बढ़ती जा रही है, उसको पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज माय असेसमेंट। हाँ, एक आपसे मेरा सवाल होगा, अभी बीच में बड़ी चर्चा ये हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो सुर्खियों में आ गया, पाकिस्तान इज द कंट्री जो इन दोनों के बीच मसलियत करा सकता है, और भारत की भी अपनी एक पोजीशन हो सकती थी, पाकिस्तान की पोजीशन सामने आ रही है। चर्चा अब ये भी हो रही है कि ये बातचीत की को होस्ट पाकिस्तान भी कर सकता है, तुर्की भी कर सकता है, अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है। तो मोहिब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान, ये तुर्की, ये सब चीजें क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अगर उस तरफ जाएं तैयारियों पर, अभी जाकिर साहब से और डिटेल हम ले लेंगे कि पेंटागन से रिपोर्ट्स इस तरह से, रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि पेंटागन जो है हजारों अभी और सोल्जर्स भेजने की तैयारी कर रहा है, मरीन्स ऑलरेडी एन रूट है 3 से 4 हजार। मोहिब साहब, ये क्या है? जी आप अनम्यूट कर लें। जी अनम्यूट कर लें मोहिबुल हक साहब, बोलें। स्टूडियो से करना होगा आपको। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए, अब बोलें। अभी आवाज आ रही थी, आपने लगता है म्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे। जी जी आ रही आवाज। वार के दौरान जो इस तरह की खबरें आती हैं कि मेरीन सोल्जर्स आ रहे हैं और 10,000 और 20,000 सोल्जर्स आ रहे हैं, इनकी बहुत ज्यादा हकीकत नहीं होती है। वार के दौरान प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है और खबरें बहुत ज्यादा सही नहीं होती, उसकी उनकी ऑथेंटिसिटी एक अलग चीज है। दूसरी अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान की सरजमीन पे नेगोशिएशन होना या पाकिस्तान का एंटर करना, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा वक्त है कि हमें यानी बतौर खास हिंदुस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीलुक करना चाहिए। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर हुआ है हमारी तरफ से, जो हमने 1947 के बाद से फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की थी और जिसका फायदा हमने उठाया था पूरी दुनिया में, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट कहते थे।
ग्लोबल साउथ को हमने लीड किया था। मैं समझता हूं कि इजराइल की जो विजिट हुई है और उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हैं और इंडिया जिस तरह से आइसोलेट हो रहा है, या जो उसकी एक मोरल पोजीशन होती थी पूरी दुनिया में, खास करके ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, मैं समझता हूं कि वो एक वैक्यूम पैदा हुआ और जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान को जब अमेरिका आगे करता है तो हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक रिमोट कंट्रोल्ड फॉरेन पॉलिसी है जिसकी बागडोर अमेरिका के हाथ में है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पूरी दुनिया में कदर इसलिए की जाती थी कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते थे। और ऐसे वक्त में जब कोल्ड वार अपने शबाब पे थी, यानी सर्द जंग का एक पूरा मामला था, दो ब्लॉक में पूरी दुनिया बटी हुई थी, उस वक्त भी हमने बहुत स्ट्रांग मोरल पोजीशन ली है, कोरियन वॉर से लेकर के और सुइज कैनाल क्राइसिस तक देखें। मैं ये समझता हूं कि ये जो नुकसान हमें उठाना पड़ा है, हमारे थिंक टैंक को खास करके इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे रीलुक करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एडवांटेज पाकिस्तान इस सिचुएशन के लेना चाह रहा है, यानी जो हम लीडिंग पोजीशन में हो सकते थे, वो शायद कहीं हम नहीं है और हमारे दुश्मनों को उसका फायदा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर है और वो फैसला बहुत अच्छा फैसला नहीं था। प्रोफेसर जी, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान में ही ये बातचीत होगी या तुर्की चली जाएगी? क्योंकि तुर्की का लगातार दावा आ रहा है सामने कि ये बातचीत को होस्ट तुर्की करेगा। देखिए, बातचीत चल रही है, बट अभी तक इंटरेस्टिंगली ईरान ने कोई ऐसी संभावना नहीं दी है कहां पे होगा। इनफैक्ट ईरान ने पाकिस्तान को एक तरह से डिनाई कर दिया है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो ये कहना कि ये तुर्की में होगा या पाकिस्तान में होगा, इट इज टू अर्ली, थोड़ा सा अभी उसके लिए समय लगेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो इंडिया की स्टैंड है, मुझे लगता है हमने नॉन अलाइंड 1961 में नैम बना था, उस समय से हमने कैरी फॉरवर्ड किया निरपेक्षता का रूल, लेकिन हमें मिला क्या? हमने उसको रियलाइज किया और मल्टी अलाइंड, आज हमारे चाइना से भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, रूस से भी कर रहे हैं। आप देखिए, चाइना से यहां सीखने की जरूरत है। हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया को लीड लेना चाहिए, ग्लोबल साउथ का लीडर है, ये है, कुछ नहीं ऐसा है। आप चाइना से सीखिए, चाइना हमसे ज्यादा पावरफुल है, ये सच्चाई है। हमसे ज्यादा इकोनॉमिकली भी माइटी है। आप विमेंस के सेज में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के सेज में देख लीजिए, हर तरह से चाइना। लेकिन चाइना कहां खड़ा है? चाइना का आपने सुना है कि वो आगे बढ़ के इसको युद्ध को रोकने के लिए कुछ कर रहा है? वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अपने हित की बात करता है और सबकी रोटी सेक रहा है। हम क्यों आप एल मुझे मार हम क्यों करें? हम अपना इंटरेस्ट, अपनी आवाम का इंटरेस्ट देखें, उनकी जरूरतों का ध्यान दें, हमें अननेसेसरी दूसरे में, और उसमें भी ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल जो ट्रस्ट के लायक नहीं है। आप देखिए, इस युद्ध में सबसे ज्यादा खामियाजा इंडिया को, भारत को भुगतना पड़ा है। कहने को इजराइल और अमेरिका हमारे मित्र हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा डैमेज भारत को इन दोनों ने दिया है। तो हमें अपने हित को संवारना है और उसके लिए जो करना है सरकार को वो करना चाहिए। ठीक है, आगा मुज्तबा साहब, अब ये हमारी चर्चा जो है इख्तिताम को पहुंच रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जैसे इस वार के हवाले से हम बात करें तो ये एसिमेट्रिक वार है। हाँ। इसमें कन्वेंशनल जो वार जिस तरह से, और इधर जो एज हमें दिखाई दे रहा है, चाहे ड्रोन के हवाले से हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो ईरान के हाथ में अभी हमें दिख रहा है। और इस जवाब में जो इंटरसेप्शन का जो पूरा निज़ाम है, चाहे वो राडार्स का जो मुनहदिम होना या पूरे मिसाइल का खर्च होना, वो है, वो अभी जो है ईरान के हवाले से हमें मिलिटरीली लग रहा है कि अभी एज पे है। और जहां तक ये जो हम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, अभी हमें ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि हम नेगोशिएशन में आ रहे हैं। और अब तक जो खबर मिली है वो यही है कि वो डिनाई कर रहे हैं। और इस हवाले से किसी मुल्क का आगे बढ़ना या कहीं पे होना, इसका तो इम्कान ही नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए ईरान और इंडिया की जो रिलेशन है वो हिस्टोरिक रिलेशंस है। ये हिस्टोरिक फ्रेंडशिप है। जिस तरह से ईरान एक हजारों साला एक तहजीब है, उसी तरह हिंदुस्तान भी है। तो यहाँ पे जो मैं बस अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहा हूँ, जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है पीएम पीआर मिनिस्ट्री बन गई है, वो यहाँ पे फेल हुई है। वरना जो है हिंदुस्तान इसमें बहुत ज्यादा रोल कर सकता था। ईरान के साथ जो उसकी दोस्ती थी उसको निभाकर इंडिया का बहुत जबरदस्त रोल हो सकता था, जो मौका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने इस वक्त गवा दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। जाकिर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल यही है कि ये हम देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है,
कहीं ना कहीं हॉर्मुज़ पर जाकर सबको टिक गया है, इतना ज़बरदस्त मार पड़ रहा है और कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ समय चाह रहे हैं ताकि मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके। मेरा आपसे सवाल यही होगा कि ईरान आखिर कब तक तनहा लड़ता रहेगा? क्या अब ऐसा ट्रंप को लग रहा है कि ईरान मजबूरन अब झुक ही जाएगा और हमारी शर्तों को मान लेगा? देखिए, यही तो मुगालते में पड़े हैं सारे लोग। जब लड़ाई खड़ी हुई है, आप तो हम साथ में रहे थे, हिंदुस्तान में कितने लोग जो है ईरान के साथ खड़े रहते जी। सभी कह रहे थे कि अब गिरा कि तब गिरा, अब घुटने टेका कि तब टेका। आज 26वां दिन हो गया है, लड़ाई इसी के फेवर में आ गई है। और ईरान ने कहा कि मैं 1979 से मैं इस चीज को ये दिन देखना था कि ये होगा मेरे साथ, है ना, तैयारी नहीं मुझे होगा। तो और 2003 के बाद जो है इसने मिसाइल का पूरा प्रोग्राम शुरू किया। ईरान की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से मान लिया ड्रोन और ये सब खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजीम गिर जाएगा। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना पड़ेगा, फिर वहां लड़ाई होगी। और ईरान का 2 लाख से 180 और 2 लाख के बीच में IRGC है, फिर बसीज है, फिर रिजर्विस्ट है, करीब 8-9 लाख जो है फोर्सेस है, वो वार वेटरन्स है। उन्हें सीरिया में लड़े हैं, लेबनान में लड़े हैं। और ये जो 5000 का लड़ाई में युद्ध में वो होता है, लेकिन 5000 भेजे जा रहे हैं वो रास्ते में। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिमोट पे नहीं है, वो अमेरिका और चाइना के बीच में शटल करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब चाइना, क्योंकि चाइना की तरफ ही वो जाएगा पाकिस्तान, अमेरिका को तो अपने साथ में इंडिया की जहां की बात आती है, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा थोड़ा जल्दी से। हाँ, इस वार के जमाने में कौन सी कंट्री जो है इजराइल विजिट की थी? ठीक है, बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत है। जैसे अदिताभ जी ने कहा कि हमें नाम से क्या मिला, लड़ाई मिली और चाइना साउथ एशिया में बैठ के हमारे गला पकड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तस्वीर बिल्कुल साफ है, ईरान अभी झुकेगा नहीं, इसका मतलब युद्ध अभी रुकेगा नहीं। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना खास और कीमती वक्त देने के लिए, तमाम दर्शकों का भी, आप हमारे साथ बने रहे इसलिए। और इसके साथ ही ये चर्चा यहाँ खत्म होती है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें नहीं इजाजत।